Students, Assalamu alaikum. Today we start the lecture for class Inter, and we have today's topic is entropy in the second law of thermodynamics. So, how we can define the term entropy? Entropy can be defined as measure of disorderliness of system. किसी भी सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस है इसको हम नाम देते हैं एंट्रोपी. द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी. So far, thermodynamical system entropy can be defined as amount of heat is supplied per degree rise in temperature. मीन्स ये जो हम किसी सिस्टम में जो हीट सप्लाई कर रहे हैं और सप्लाई होने के बाद ये जो हमारे पास टेम्परेचर है, सिंपली इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हीट और टेम्परेचर के बीच में जो रेशियो है इसको हम नाम देते हैं एंट्रोपी. या सिंपली आप लोग कह सकते हो कि द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम आर एंट्रोपी. लेट हमने ये क्या लेट इफ डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम एट द टेम्परेचर टी1. ये करें अगर हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, हमने जो किसी सिस्टम को हीट सप्लाई किया वो डेल्टा क्यू किया और इसका टेम्परेचर जो बना ले सपोज वो कैपिटल टी टेम्परेचर बना. सो द चेंज इन एंट्रोपी का जो सिंबल हमारे पास है वो है डेल्टा एस है. इसके लिहाज से हमारे पास ये बन जाएगा डेल्टा एस विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन ये टी बन जाएगा. इसमें हमें पता है जो हीट का जो यूनिट है वो जूल है, जबकि हमारे पास टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है. इसके लिहाज से इसका जो यूनिट बन जाएगा जूल अपन केल्विन या जूल इंटू केल्विन यूनिट्स बन जाएगा. सो द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन द टर्म ऑफ एंट्रोपी. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम एंट्रोपी के लिहाज से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन द आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगो चेंज द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इंक्रीज. ये करें अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई चेंज वगैरह आएगा, इसके चेंज होने की वजह से हमारे पास जो किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी होगा वो या तो कांस्टेंट होगा या तो इंक्रीज होगा. सो वी हैव द सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स इन द टर्म ऑफ एंट्रोपी फॉर द मोनो एटम गैस वी शो दैट Cp which is equal to 5/2 into R. बाय यूजिंग रिलेशन आप लोगों ने ये पढ़ा होगा स्टूडेंट, Cp माने Cv इज इक्वल R के बराबर हो जाएगा. यहाँ पे Cp का मतलब ये मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर, जबकि हमारे पास जो Cv का मतलब ये है मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और हमारे पास आर का मतलब ये है कि गैस जनरल गैस कांस्टेंट. सो फॉर मोनोएटम गैस हमें ये पता है Cv विच इज 3.2 इंटू आर के बराबर हो जाएगा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन में क्या मिला हुआ है? Cp माने Cv इज इक्वल R मिला हुआ है. हमारे पास ये Cp सेम है, माइनस यहाँ पे सेम है, जिसकी जगह पे Cv है उसकी जगह पे हमने 3.2 इंटू आर लिख ले और आगे वाला जो आर है वो हमारे पास सेम है. हमारे पास यहाँ पे Cp सेम है, जिसकी जगह माइनस 3.2 इंटू आर है, इसको हमने साइन ऑफ इक्वल टू शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव हो गया. से फिर ये बन जाएगा Cp विच इज इक्वल आर प्लस 3.2 इंटू आर के बराबर हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे. ये बन जाएगा हमारे पास Cp. इसको अगर हम एलसीएम निकालेंगे हमें जो आंसर आएगा 2r प्लस 3r आ जाएगा. हमारे पास नीचे से हमारे पास 2 सेम है, 2r प्लस 3r हमारे पास 5 बन जाएगा. ये बन जाएगा हमारे पास Cp विच इज इक्वल टू 5/2 तो r बन जाएगा. ये हमारे पास इक्वेशन प्रूव हो गया. इसके साथ साथ हमें ये करें वाई डज द गैस हैव 2 मोलर स्पेसिफिक हीट डिफाइन. ये करें किसी भी गैस को 2 मोलर स्पेसिफिक हीट क्यों होते हैं? द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस डिपेंड अपॉन आइदर आर नॉट गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड व्हेन इट इज हीटेड. ये करिए जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जो डिपेंड कर रहा है वो गैस की डिपेंड अपन आइदर आर नॉट गैस इज अलाउड और एक्सपेंड. ये कर हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो गैस के एक्सपेंड होने पर डिपेंड नहीं कर रहा है जब हम इसको हीट करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर. व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज कीप्ड कांस्टेंट थ्रू आउट द हीट. ये करें ये जो हमारे पास कोई गैस है इसका हमारे पास जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है मोलर स्पेसिफिक का, इसको हम नाम देते हैं मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम. So it can be defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant volume are known as molar specific heat at constant volume. So when the volume of gas is kept changing during the heat, ये करें अगर हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा बट प्रेशर ऑफ गैस इज कांस्टेंट. इसके साथ साथ हमारे पास वॉल्यूम अगर चेंज हो जाएगा हम प्रेशर को कांस्टेंट कर लेंगे. सो थ्रू आउट द हीटिंग मोलर हीट ऑफ गैस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर. स्टूडेंट ये करें अगर हम किसी सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट करेंगे फिर हमारे पास ये बन जाएगा मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर. अगर हम किसी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे फिर हम जहाँ पे जो हीट सप्लाई करेंगे ये हमारे पास ये बन जाएगा मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम बन जाएगा. मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर का हमारे पास जो सिंबल है Cp है, जबकि हमारे पास मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम का जो सिंबल है हमारे पास Cv है. हमने इसको डिफाइन किया था प्रीवियस लेक्चर में.
So it can be defined as it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 km constant pressure are known as molar specific constant volume. स्टूडेंट ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन को प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था कि जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक ऑफ गैस है इसके दो टाइप है। एक तो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा हमारे पास मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम है। सो इस तरह से हमारे पास प्रूव दैट सी पी इज ग्रेटर देन सी वी वाई। सी पी जो हमने ड्राइव किया था कि सी पी ग्रेटर देन सी वी, वो क्यों, हमें यहाँ पे ये रीज़न कर देना पड़ेगा। इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर वर्क डन बाय द सिस्टम जीरो। स्टूडेंट आपको ये पता है अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट कर लेंगे फिर इस सिस्टम में वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि वर्क डन का जीरो का मतलब है इस सिस्टम पे कोई वर्क डन नहीं होगा। So the amount of heat is absorbed by the system is totally converted into the internal energy of system। फिर उसके साथ साथ अगर हम किसी सिस्टम का वॉल्यूम ज़ीरो होगा, इस पर नो वर्क होगा, फिर हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, वो टोटल जो हीट होगा वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स मींस आइसोकोरिक प्रोसेस, सो द टेम्परेचर सिस्टम विल इंक्रीज। इसके नतीजे में क्या होगा, इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा बहुत जल्दी। वेयर एज इन कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, प्रोसेस इसको प्रेस करना देते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, सिस्टम विल डन सिस्टम वर्क डन सम वर्क सो ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ये करें अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे, हमारे पास जो सिस्टम वर्क तो डन करेगा, मगर इसके साथ साथ हमें जो ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट जो है ना बहुत अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा। सो रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस, इस गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट द यूनिट डिग्री एज कम्पेयर टू प्रोसेस विच टेक प्लेस कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिहाज से हमें इस सिस्टम को ग्रेटर जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज़ प्रूव दैट मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर है वो ज़्यादा होता है किसके लिहाज से, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम से। इसको हमेशा लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी इज इक्वल आर, या इसको आप लिख सकते हो तो सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। उसके साथ साथ हमारे पास ये दूसरा प्रॉब्लम है, स्टेट शो दैट द केल्विन एंड सेल्सियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स प्रूव दैट बोथ स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट में ये बता रहे इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव द कंटिन्यूस सप्लाई वर्क बाय कूलिंग बॉडी। स्टूडेंट में ये कह रहा है कि हम किसी भी कूलिंग बॉडी से कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर सकते हैं अब तो टेम्परेचर लोअर, अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर लोअर होगा देन टाइप कोल्डेस्ट ऑफ सराउंडिंग। उसके बाद हमारे पास ये सेल्यूलर सिस्टम हमें ये बता रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज इट हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी वर्क। इसमें हमारे पास सेल्यूलर सिस्टम हमें ये बता रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक फ्लो करे। हाँ, ये फ्लो कर सकेगा जब हम इस पर एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, फिर ये हीट फ्लो करेगा, वरना हीट जो फ्लो नहीं करेगा फ्रॉम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक। उसके लिहाज से we shall now prove that both statements are equivalent by showing that if either of these statements supposed to be false then other false। एक स्टूडेंट अगर हम एक को false करेंगे दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली false हो जाएगा। सो सपोज दैट द केल्विन स्टेटमेंट false, सो ले सपोज मैं कह रही कि हमारे पास जो केल्विन स्टेटमेंट है वो false है, देन वी कुड हैव ए हीट इंजन विथ थर्मल एफिशिएंसी 100%। ये करें अगर हम केल्विन स्टेटमेंट को फॉल्स करेंगे फिर हमारे पास जो हीट इंजन होगा हमारे पास हीट इंजन वो होगा जिसका एफिशिएंसी 100% होगा, और कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसका एफिशिएंसी 100% हो। सो इफ़ वी कनेक्ट दिस परफेक्ट हीट इंजन टू ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर, ये करें अगर हम इस हीट इंजन को कोई ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सो वी टेक हीट फ्रॉम द हॉट बॉडी एंड उसके साथ साथ अगर हम किसी ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर के साथ इस हीट इंजन को कनेक्ट कर सकेंगे फिर भी हम जो हीट जो है लेंगे कहाँ से लेंगे, फ्रॉम हॉट बॉडी, एंड उस हीट को फिर हम टोटली वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस वर्क डन कैन बी यूज टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर विच कन्वर्ट हीट फॉर कोल्ड बॉडी। फिर इस हीट ये जो हमने हीट लिया, ये जो हमारे पास हीट है वो रेफ्रिजरेटर को वर्क कराएगा और वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा हीट फॉर कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। So the net result is a transfer of heat from cold body to hot body without expended work। इसके नतीजे में हमारे पास ये जो हीट जो ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी ट्रांसफ़र होगा विदाउट एक्सपेंडेड वर्क विच इज़ कंट्राडिक्ट टू सेल्यूलर सिस्टम में। हम इसको हीट को ट्रांसफ़र तो करवा सकते हैं जब हम किसी हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर ये जो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र तो होगा फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, फिर हमारे पास ये जो स्टेटमेंट होगा अगर हम ऐसा करेंगे फिर हमारे पास जो सेल्यूलर स्टेटमेंट है वो जो है ये गलत हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारे पास इतने लेक्चर काफ़ी है। सो इंशाल्लाह सुबह हम जो है
एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।